नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? थोड़ी बहुत फीडबैक दे दिया करो बच्चों, ठीक है। और एक जानकारी, आज शाम 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। उसमें प्रश्न होंगे जो हम पढ़ चुके हैं ना एनसीईआरटी, उसी के प्रश्न उत्तर होंगे। वो करके देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितनी रचनाएं आपको याद हैं, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं आज की हम क्लास श्री हरिवंश राय बच्चन से, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है इसमें? आत्म परिचय, एक गीत। आलोक धनवा की है पतंग। इसके बाद कुंवर नारायण को पढ़ेंगे, उसकी है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। आप ऐसे याद रख लेना कि बात सीधी थी पर कुंवर ने कविता के बहाने कही, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मिल जाता है तो चीज़ें याद रह जाती हैं। बात सीधी थी पर कुंवर ने कही कविता के बहाने, ठीक है। आगे है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। तो आप ऐसे याद करना, रघुवीर सहायता करो, कैमरे में बंद है अपाहिज, ठीक है। मैंने ऐसे याद की थी, फिर भूलती नहीं है। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचना है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, मुक्ति को सहर्ष स्वीकारा है। थोड़ी सी हिंट से चीज़ें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास हरिवंश राय बच्चन से। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप सभी जानते हैं कि साहित्य में इनका नाम, अच्छा नाम है, तो इनकी रचनाएं काफ़ी मायने रखती हैं। तो पढ़ लेते हैं हम इनको। इनका जन्म हुआ सन 1907 में इलाहाबाद में। प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो प्रकाशित हुई 1935 में, मधुवाला 1938, मधु कलश 1938। उसके बाद है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ काव्य संग्रह है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ अनुवाद हैं, प्रवासी की डायरी एक डायरी है, ठीक है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। तो निधन हो गया था 2003 में मुंबई में। इनका ये कथन याद रखना, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ली, ठीक है। पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसके द्वारा रचित है। आगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सब कुछ। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आज 5 लेखक हम कब पढ़ लें, ठीक है। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे, ठीक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही है। संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा देखते जाना। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है। ये पॉइंट नोट करने अपने। जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता एक प्याला है जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। ये चारों पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बचपन का हालावादी दर्शन कहते हैं। ये मैंने सारा इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इसे ही बच्चन जी का बचपन निकल जाता है। बच्चन जी का यह क्या है? हालावाद है, ठीक है।
पूछा जाता है कि इसे क्या कहा जाता है, तो बच्चन का ये हालावाद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। ये शैली का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है। ठीक है, ये निशा निमंत्रण का एक गीत निशा निमंत्रण से है जो गीत इसमें दिया हुआ है। बस ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है, यही प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। आगे है अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्ति तो में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार हूँ, नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ठीक है, ये आपने देख लेना है। इसके बाद है जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। निशा निमंत्रण से उदत्त गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतरीन नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हरिवंश राय बच्चन जी। जितने हमने पॉइंट किए हैं वही आपने इसमें याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है आलोक धनवा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता जनता का आदमी, इनकी पहली कविता करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनकी जो पहली कविता है जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह है। ठीक है, दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है। सम्मान कौन कौन से मिले हैं? राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। तो इनकी ये पंक्तियाँ याद रखना। यहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। आगे 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कवि थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आगे इसमें इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। इसका विषय है जो ये है। ठीक है, आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। तो हमारे आलोक धनवा हो गए। उसके बाद है कुंवर नारायण।
प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह है, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये इनकी पंक्तियां ध्यान रखना है। गर्द से ढकी हुई पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियों और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रबंध काव्य है, आपने इसकी याद रखना है कि जो आत्मजयी है ये क्या एक उनका प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसके बाद है भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। ये पंक्तियाँ आपने ये लाइन आपने याद रखनी है। आगे है, कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर संवेदना के कवि हैं ये। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। ठीक है, आगे यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। ठीक है, कविता के बहाने जो कविता है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है। ठीक है, यह एक यात्रा है। तो आगे जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति अनिश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद व खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, संग्रह में संकलित है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है। जो बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं, ये नाम है कोई दूसरा नहीं, इस संग्रह से ये में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो इसमें आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन
सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के से स्वतंत्र रहे, फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से स्वतंत्र रहे। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। ये पंक्तियाँ इनकी हैं। ये पंक्तियाँ थोड़ी थोड़ी ध्यान में रख लेना, ये पूछी जा सकती हैं। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा है और बखूबी लिखा है। ठीक है, आगे ऊपर भी इतना कुछ नहीं है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो ये रामदास कविता के बारे में कहा है, ये रामदास नाम याद रखना। उसके बाद है, यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई हैं। बस मेन पॉइंट यही है, ये याद रखना है। उसके बाद शायद ऐसा कुछ नहीं था। गजानन माधव मुक्तिबोध जो हमारे 5वें लेखक हैं आज के, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना। जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, काव्य संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य है। कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये आलोचना है। भारत, इतिहास और संस्कृति। ठीक है, ये रचनाएं याद रखने ना थोड़ी सी। एक तो चांद का मुंह टेढ़ा बहुत बार पूछी जा चुकी है। भूरी भूरी खाक, धूल, विपात्र, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, तो आगे हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तो आगे छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद यह जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। मेरा कोशिश यही रहती है कि आपका बिल्कुल थोड़ा समय लिया जाए, लेकिन थोड़ा लंबा होता है। अगर हम मिस कर देंगे तो ऐसा है कि पढ़ते रहें, जो पढ़ने वाली आने वाली चीज़ अगर हम छोड़ दें तो फिर दुख सा होता है ना, कि बच्चों का कोई प्रश्न ना छूट जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में आपको सारा कवर करवा दूँ। ठीक है, आगे है मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक सहर्ष स्वीकारा है, मतलब कि ये छोटे आकार की कविता है जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। मेन चीज़ें तो ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी कि कौन सी कविता या कौन सी रचना किस संग्रह से ली गई है। ठीक है, एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ठीक है, यह कविता जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक संबंध भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को यहाँ से यह प्रेरणा मिली प्रेरणा के उस तक भी हमको ले जाती है। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है ये, आगे इतना कुछ नहीं है इसमें। आगे है अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, ये भी पंक्तियाँ इनकी हैं। तो दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े
मानव मूल्य हैं, इसीलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती, हर समय की बावरदता भी कमज़ोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, इसीलिए किसी हद तक वर्ण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है। पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से, इसमें है नहीं कुछ ऐसा। आपने पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें हमने 5 लेखक कर लिए हैं, 5 इस बुक में और रह रहे हैं, वो कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 11th की बुक हो जाएगी। उसके बाद साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो सामने स्टार्ट में आज से कर रही हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। जितने भी बनते प्रश्न होंगे ना इन 10 दिनों में मैं करवाने की कोशिश करूँगी, और आपको उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लियो। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।